हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवले। आज इस वीडियो में हम टॉप 50 जो है वेब डिजाइनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आपके आते हैं। ठीक है, तो इनकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले और इनको आप एकदम सही कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वेबसाइट हमारी क्या है, व्हाट इज़ वेबसाइट। तो देखो वेबसाइट क्या होती है हमारी, वेब पेज का कलेक्शंस होती है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है हमारी, वेब पेज का कलेक्शन। तो यहाँ पे वेबसाइट की डेफिनेशन ये होती है, अगर आपके जो है बहुत सारे पेजेस हैं, तो उनका कलेक्शन आप क्या कहोगे, एक वेबसाइट कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, तो उसमें कौन-कौन सा कंटेंट आप आ सकता है। देखो केवल टेक्स्ट टेक्स्ट और इमेज नहीं, हम उसमें सब कुछ जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट भी आ सकता है, इमेज भी आ सकती है, ऑडियो भी आ सकती है, वीडियो भी आ सकती है। तो एक वेबसाइट में सब कुछ आपका जो है यहाँ पे होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिस्पॉन्सिव जो वेब डिज़ाइनिंग है, ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये टर्म्स आपकी? तो ये सन 2010 में इंट्रोड्यूस की गई थी आपकी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग टर्म। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है कि आप जो है किसी वेबसाइट को हर एक डिवाइस पे अच्छे से दे सकते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, चाहे आप मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में या फिर आप जो है अपने पीसी में किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, तो वो हर एक डिवाइस पर अच्छे से रिस्पॉन्स करे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है स्टैटिक वेबसाइट, तो स्टैटिक वेबसाइट हम जानते हैं कि ऐसी वेबसाइट जिसका आपका कंटेंट जो है नहीं बदलता, चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, तो वो कहलाती है हमारी क्या, स्टैटिक वेबसाइट। और जिसका कंटेंट बदलता रहता है, वो कहलाती है आपकी डायनामिक। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो डायनामिक क्वेश्चन में आ गया कि आपकी डायनामिक वेबसाइट की विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पे जो यूज़र इनपुट करेगा, यूज़र के इनपुट के अनुसार क्या होता रहेगा, वो आपकी चेंज होती रहेगी। तो वो कहलाएगी आपकी क्या? डायनामिक वेबसाइट। तो आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, स्टैटिक वेबसाइट जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता, डायनामिक जिसका जो है कंटेंट चेंज होता रहता है, डायनामिक कहलाती है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो है किसी वेब पेज में कितनी लेयर्स होती हैं। लेयर्स मतलब कि आप जो है क्या-क्या लेवल्स होते हैं कि उसका एक स्ट्रक्चर होगा, नेक्स्ट उसको डिज़ाइन करेंगे और नेक्स्ट उसका एक ब्रेन की लेयर आएगी। तो हमारे पास 3 लेयर है, जैसे कि एचटीएमएल हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और नेक्स्ट क्या सीएसएस है, उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है, उसको कैसे अच्छा दिखाना है, ठीक है? और थर्ड क्या है, उसको हम ब्रेन जावास्क्रिप्ट की उसे ब्रेन कैसे देना है वेबसाइट को। तो हमारी जो है कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है आपकी जो है किसी वेब पेज की, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि वेबसाइट का वो कौन-सा पार्ट है जिससे यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है? मतलब डायरेक्टली जुड़ सकता है, जिसे यूज़ कर सकता है यूज़र, कोई भी यूज़र है। तो वो किसी वेबसाइट का क्या होता है आपका फ्रंट एंड होता है, जिससे यूज़र जो है डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। आपके बैकएंड डेटाबेस सर्वर से कोई भी यूज़र जो है डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता, केवल फ्रंट एंड से ही। और फ्रंट एंड क्या होता है? वेबसाइट का वह हिस्सा जो सबको दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है? फ्रंट एंड कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सा, मतलब कि जो क्लाइंट देख सकता है, जिनको आप जो है कोई भी क्लाइंट है, आप भी देख सकते हो किसी वेबसाइट का वह हिस्सा जो है कौन-सी लैंग्वेज से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन-कौन सी है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों आपकी ऐसी लैंग्वेज है, कौन-सी लैंग्वेज है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की। आप जो क्लाइंट को जो हिस्सा दिखेगा, वो आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एचटीटीपी। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार भी आता है आपका। ये क्या है, आपका एक प्रोटोकॉल है एचटीटीपी जिस पे आपकी वेबसाइट जो है रन करती है। तो यहाँ पे क्या है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको सही ऑप्शन ही जो है सिलेक्ट करना है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेयर आर इन द ओएसआई मॉडल। तो आपका यहाँ पे ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल क्या है आपका, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपको जो है फर्स्ट बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ओएसआई मॉडल है इसके अंदर कौन कितनी लेयर होती है आपकी, 7 लेयर्स होती हैं। तो ये आप जो है ध्यान में रखेंगे। ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो यहाँ पे समझाने के लिए बना हुआ है कि आपका मोबाइल फ़ोन कैसे कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है, कैसे वेबसाइट पे रिक्वेस्ट आती है। तो वो सब कुछ जो है हमारा जो है समझाया जाता है किसके अंदर, आपका ओएसआई मॉडल के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो आप जो है जानते ही होंगे कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है,
कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीएसएस और एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी आप जो है याद रखेंगे कि आपको एग्ज़ैक्टली आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल का मतलब यूज़ क्या है आपका? तो एचटीएमएल का यूज़ होता है आपका क्या? कि आपका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। कि आप एक जो है एचटीएमएल से क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको कलर करना है तो फिर आप सीएसएस यूज़ करेंगे और ब्रेन अगर बनाना है तो फिर आप जावास्क्रिप्ट जो है प्रयोग करोगे। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये डॉक टाइप एचटीएमएल ये क्या बताता है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल है ना, ये आपका डिक्लेयर करता है कि हम एचटीएमएल 5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आप जो है ध्यान रखें कि डॉक टाइप एचटीएमएल जब हम यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो हम जो है ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एचटीएमएल 5 जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। टाइटल टैग कहाँ पे होता है? तो आपको पूरी जो है बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है डॉक टाइप एचटीएमएल लिखेंगे अगर एचटीएमएल 5 यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका एचटीएमएल टैग आएगा, जो क्या होता है आपका रूट एलिमेंट। अगर आपसे कभी पूछे रूट एलिमेंट कौन-सा होता है आपका? एचटीएमएल टैग आपका। फिर आपका एचटीएमएल टैग 2 भागों में बँटा है आपका हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। और जो आपका टाइटल टैग होता है ये हमेशा आपका कहाँ पे रहेगा? आपका हेड सेक्शन के अंदर आपका रहेगा। तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे टाइटल कहाँ पे, और टाइटल से क्या होता है? टाइटल से जो भी आप टाइटल में लिखोगे तो जो आपको टॉप पे जो है दिखाई देता है, वही आपका क्या होता है, टाइटल होता है, ठीक है? जो भी आपका टैब पे दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि आप जो है एचटीएमएल में अगर हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो हाइपरलिंक आप जो है किस टैग से क्रिएट कर सकते हो? तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से जो आंसर लगाओगे कि आपका जो एंकर टैग है ना, आप उसी का ही प्रयोग करेंगे। आप एचआरएफ लिंक या यूआरएल का प्रयोग नहीं करोगे कि अगर आपको जो है हाइपरलिंक क्रिएट करना है, एंकर टैग का प्रयोग करके एचआरएफ आपका एक एट्रिब्यूट है, उसका प्रयोग करेंगे तब जो है आपका यहाँ पे हाइपरलिंक अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हिच टैग इज़ यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इनटू अ वेब पेज। अगर आपको वेब पेज पे एक इमेज लगानी है तो आप किस टैग का प्रयोग करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे आपका किसका? आईएमजी टैग का। तो इन टैग को बहुत ध्यान से देख लें क्योंकि आपको सब कुछ मिलते-जुलते लगेंगे। फिर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि आपका पिक्चर है, इमेज पूरा लिखाता है या अधूरा लिखाता है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप जो है तुरंत इसका आंसर लगा सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो तब आपको ये काफ़ी जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हिच टैग आर यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल। अगर मुझे एक टेबल बनानी है तो मुझे कौन-कौन से टैग की जो है ज़रूरत पड़ती है? देखो, यहाँ पे एक तो टेबल टैग है जो मेरा बिल्कुल सही है, टी टैग कुछ नहीं होता आपका, टीबीएल कुछ नहीं होता, ओनली जो है मेरे पास क्या होता है टेबल टैग होता है, ठीक है? मेरे पास डेटा कोई टैग नहीं होता। यहाँ पे क्या है टेबल, टीआर और टीडी। टेबल है, टीआर से हम क्या करते हैं, टेबल रो क्रिएट करते हैं और टीडी से क्या करते हैं हम टेबल डेटा जो है हम लिखते हैं। तो ये हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस प्रकार जो है आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपको एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, अगर आपको एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप यूज़ करोगे डायरेक्टली क्या ओएल टैग का। अगर आपको अनऑर्डर करनी है तो आप यूएल का कर सकते हो, ठीक है? और एलआई क्या होता है लिस्ट आइटम्स की। अगर आप ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट आइटम की आवश्यकता होती है, ठीक है? और ये लिस्ट आपका कोई टैग नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अगर आपको एक इनपुट फ़ील्ड यहाँ पे क्या है कि इनपुट फ़ील्ड अगर आपको यहाँ पे बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो है क्या रहता है, उसका टाइप क्या रहता है, ठीक है? तो उसका टाइप जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहता है क्या टेक्स्ट कि बाय डिफ़ॉल्ट आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो और टेक्स्ट को चेंज करके आप जो है पासवर्ड भी कर सकते हो, बटन भी बना सकते हो, सबमिट भी दे सकते हो, ठीक है? लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो क्या रहता है आपका टेक्स्ट रहता है, तो ये आंसर आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट ये आता है कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए कौन-सा इनपुट टाइप यूज़ होता है? कि अगर आप फॉर्म को जो है सबमिट करते हो, तो कौन-सा? तो यहाँ पे आप सीधे बता सकते हो बटन सेंड नहीं सीधा डायरेक्टली आप क्या करोगे सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एचटीएमएल5 में जो हो न्यू सिमेंटिक टैग है कौन-कौन से आए हुए हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, सिमेंटिक टैग आपके होते क्या हैं? देखो सिमेंटिक टैग होते हैं जो किसी कंटेंट को कोई मीनिंग प्रोवाइड करते हैं और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको सर्च इंजन से जो है खोजना आसान हो जाए, सर्च करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो न्यू सिमेंटिक टैग आया है ना HTML5 के अंदर, ये आए हैं आपके सेक्शन, नेव, आर्टिकल, एसाइड, हेडर, फुटर आपका ये सभी क्या है आपके न्यू सिमेंटिक टैग्स हैं जो आपके HTML5 के अंदर आए हुए हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कि ऑडियो टैग का हम प्रयोग जो है कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करते हैं हम ऑडियो फाइल को एम्बेड कर देंगे, तो आपकी ऑडियो फाइल आपकी लग जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि HTML5 में कौन से जो है न्यू इनपुट टाइप इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, HTML5 के अंदर। तो देखो यहाँ पे टाइप नंबर, टाइप ईमेल और टाइप डेटा, ये तीनों के तीनों ही आपके HTML5 के अंदर आए हैं न्यू। पहले ये आपके नहीं थे, HTML5 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं कि टाइप ईमेल कर देंगे, ईमेल का वैलिडेशन करेगा आपका, नंबर कर देंगे तो नंबर शो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड अगर हम एट्रीब्यूट का प्रयोग करें तो उसका प्रयोग क्या है? उसका प्रयोग है कि वो इनपुट फ़ील्ड को क्या कर देगा, मैंडेटरी कर देगा कि इस इनपुट फ़ील्ड को आपको फ़िल करना अनिवार्य है। अगर आप इसे अनिवार्य नहीं करोगे तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्म टैग है, उसमें जो सबमिट डेटा है, अगर डेटा सबमिट करना है तो कौन-सा एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे ज़रूर आपको चाहिए होगा, वो है आपका एक्शन एट्रीब्यूट। कि अगर फॉर्म आप सबमिट करना चाहते हो और फॉर्म का डेटा आपका डेटाबेस में सेव हो जाए, तो वहाँ पे आपका एक्शन एट्रीब्यूट आपको चाहिए होगा, वरना आपका डेटा जो है आपके डेटाबेस में सेव नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है और ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है? तो इसे आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएसएस। अब जो सीएसएस जो है कितने प्रकार की होती है, हम कितने प्रकार से सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं? देखो हम 3 प्रकार से जो है सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इनलाइन कि आप उसी लाइन में जो है सीएसएस लिख लो। इंटरनल हम हेड सेक्शन में जो है क्या कर सकते हैं स्टाइल टैग का प्रयोग करके। इनलाइन सीएसएस में हम क्या स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल में स्टाइल टैग का प्रयोग करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो है एक्सटर्नल हम एक अलग से पेज बनाएँगे और तब जो है वहाँ पे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों तरीके आप जो है याद रखेंगे और इनके लगाने के तरीके भी जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हिच सिंबल इज़ द यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे क्या है यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है कि ये हर एक एलिमेंट को आपका सिलेक्ट करता है, ठीक है? कि जो भी आप स्टार सिलेक्टर को सिलेक्ट करके जो भी कलर अप्लाई करोगे, जो है वो वेबसाइट के हर एक एलिमेंट पे क्या होगा अप्लाई होगा। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है। नेक्स्ट है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में आप याद रखेंगे कि आईडी सिलेक्टर हम जो है किसी भी वेब पेज में केवल एक बार प्रयोग करते हैं, ठीक है? और ये क्या होती है यूनिक होती है, ठीक है? और इसे हम हैश से जो है क्या करते हैं डिनोट करते हैं। आपका डॉट है, ये क्या है आपका क्लास सिलेक्टर है, ठीक है? वो आप याद रखेंगे। हैशटैग क्या है आपका आईडी सिलेक्टर है, ठीक है? इन दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो ये नेक्स्ट वही आ गया आपका क्लास सेलेक्टर। ये क्या होता है हम डॉट से जो है डिनोट करते हैं कि जब भी आप कोई क्लास दोगे तो डॉट से उसे क्या करेंगे टारगेट क्लास का नाम। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द बॉक्स मॉडल। यहाँ पे क्या है हमारे पास सीएसएस बॉक्स मॉडल है कि सीएसएस आपकी किस प्रकार अप्लाई होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कंटेंट आता है, ठीक है? कंटेंट है और कंटेंट के चारों ओर क्या लगा सकते हैं हम पैडिंग लगा सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट के चारों ओर पैडिंग अप्लाई होगी, फिर उसके चारों ओर आपका बॉर्डर अप्लाई होगा और फिर उसके और चारों ओर आपका क्या होगा मार्जिन अप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैडिंग। पैडिंग का क्या मतलब है? देखो पैडिंग क्या करता है जो हमारा एलिमेंट है ना, उसके अंदर जो हमारा जो कंटेंट है उसके चारों तरफ को क्या करेगा स्पेस क्रिएट करेगा। तो एलिमेंट के अंदर जो है ये क्या करता है स्पेस क्रिएट करता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो मार्जिन आ गया। मार्जिन क्या करता है एलिमेंट के बाहर क्या करेगा ये हमारा स्पेस क्रिएट करेगा। कोई भी एलिमेंट है उसको मूव करने के लिए चारों तरफ से आप जो है मार्जिन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आपकी जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है, वे कितनी होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी 5 होती है। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। स्टैटिक क्या है? जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है? रिलेटिव कि जो आपका एलिमेंट जहाँ पर है, वहीं से मूव करेगा, उसी के रिलेटिव मूव करेगा। एब्सोल्यूट ये आपके अपने जो पैरेंट एलिमेंट है, वो जहाँ से शुरू है, वो वहाँ से मूव करना शुरू करेगा। फिक्स्ड ये क्या जैसे हम फिक्स्ड अप्लाई करेंगे, वो एलिमेंट वहीं पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। स्टिकी कि ये क्या होगा आपका स्क्रॉल भी होगा और फिक्स भी रहेगा कि आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हो और किसी लोकेशन पे, किसी पोजीशन पे आप इसे फिक्स भी कर सकते हो जा करके, ठीक है? तो ये रिलेटिव और आपका फिक्स्ड दोनों का मिक्स है आपका क्या स्टिकी, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे हम 5 जो है पोजीशन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट अब ये जेड इंडेक्स है। जेड इंडेक्स क्या करता है? ये क्या करता है कि जो ये हमारा एलिमेंट है ना, उसका स्टैकिंग ऑर्डर डिफाइन करता है। अब ये स्टैकिंग ऑर्डर क्या होता है? कैसे डिफाइन करेगा ये? आप यहाँ पे देखो
कि जैसे ये नेक्स्ट बटन है या प्रीवियस बटन है और ये जो निचला बॉक्स है इससे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम ये जो डिफ़ाइन कर सकते हैं ना ऑर्डर कि कौन-सा एलिमेंट किसके ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, वो हम जेड इंडेक्स से या उसका स्टैकिंग ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है? कि मैं जेड इंडेक्स की सहायता से इसको इसके नीचे भी जो है कर सकता था और इसके ऊपर भी लेकर के आ सकता था, ठीक है? तो वो हम डिफ़ाइन करते हैं किससे आपका जेड इंडेक्स से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग है, ये मैंने आपको अभी भी पहले ही बता दिया है कि ये जो वेबसाइट की जो अलग स्क्रीन साइज़ है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना कि हर एक स्क्रीन साइज़ पे अच्छे से वेबसाइट को फिट करना, कि वो हर एक स्क्रीन साइज़ पे अच्छे से शो हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट, जो हमारा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है, उसके कोर प्रिंसिपल्स कौन-कौन से हैं? देखो, हम जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आपका ग्रिड सिस्टम है हमारे पास, फ्लेक्सिबल इमेजेस है एंड मीडिया क्वेरी है। इनका प्रयोग करके आप एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग जो है क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट में। नेक्स्ट, अब जो ये हमारा डब्ल्यू3 सीएसएस फ्रेमवर्क है, तो इसका पर्पज़ क्या है? देखो, जो डब्ल्यू3 सीएसएस फ्रेमवर्क है, ये क्या है आपका एक सीएसएस फ्रेमवर्क है जो डब्ल्यू3 स्कूल्स के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है ये क्या करता है क्लास प्रोवाइड करता है। इसमें सभी सीएसएस आपकी पहले से लिखी हुई है, क्लास है, आप क्लास का यूज़ करेंगे और ये आपको क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रोवाइड करता है आपको और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही क्या है आपका रिस्पॉन्सिव ये आपका लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी क्या करता है, विभिन्न डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करता है सीएसएस के रूल अप्लाई करता है। मतलब मीडिया क्वेरी से आप क्या कर सकते हो अलग-अलग डिवाइस की विड्थ के अनुसार आप क्या कर सकते हो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? कि मोबाइल डिस्प्ले के लिए आप जो है यहाँ पे विड्थ दोगे और मीडिया क्वेरी क्लिक करके आप उसको अलग से डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कि व्यू पोर्ट मेटाडाटा क्या होता है? ये व्यू पोर्ट मेटाडाटा क्या होगा? ये देखो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में व्यू पोर्ट मतलब कि क्या करेगा? ये बताता है कि मोबाइल के डिस्प्ले या फिर टैबलेट के डिस्प्ले या फिर पीसी के डिस्प्ले से आपकी वेबसाइट को कैसे फिट किया जाए। ठीक है? तो उसके लिए जो है व्यू पोर्ट का प्रयोग किया जाता है कि मोबाइल पे भी अच्छे से फिट हो जाए आपकी डिस्प्ले, ठीक है? तो ये आपका उसका साइज़, हाइट एंड विड्थ आपका जो है बताता है किसी भी डिस्प्ले की। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट जो है किस टाइप की जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो ये आपकी क्या है क्लाइंट साइड कि हमारा क्या है फ्रंट एंड बनाने के लिए प्रयोग की जाती है आपकी क्या जावास्क्रिप्ट। तो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट इसे देख सकता है। वेयर इज़ द जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस इन एचटीएमएल पेज? अगर आप जावास्क्रिप्ट का अप्लाई करना चाहते हो कहाँ-कहाँ पे कर सकते हो? देखो हम इसे हेडर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं और बॉडी सेक्शन में भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर लोगे तो ये आपका क्या करेगी वर्क करेगी। तो मतलब बोथ तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा आपका कि दोनों सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डॉम? तो डॉम क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये आप ध्यान रखोगे डॉम क्या है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म वैलिडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो सर्वर पे डेटा भेजने से पहले क्लाइंट साइड पर डेटा को वैलिडेट करना कि जो क्लाइंट ने डेटा फिल किया हुआ है वो सही फिल किया हुआ है या नहीं, कि जो भी हमने रूल और रेगुलेशन बनाए हैं अगर उससे हिसाब से जो है फिल किया है तो वो वैलिडेट करता है आपका जावास्क्रिप्ट। तो सर्वर पे डाटा सेंड करने से पहले, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट यूज़ फॉर? जावास्क्रिप्ट जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या करता है आपका वेब पेज को क्या करता है इंटरैक्टिव एंड डायनामिक बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वेब होस्टिंग? वेब होस्टिंग का जो है क्या पर्पज़ होता है कि वेब जो आपकी वेबसाइट फाइल्स है उसको इंटरनेट पे क्या करना स्टोर करना, ठीक है? वेब होस्टिंग मतलब कि होस्ट करना, कि अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन होस्ट करना या इंटरनेट पे स्टोर करना, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेटाडाटा? मेटाडाटा का जो फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, उसके मेटाडाटा प्रोवाइड करता है कि उससे कैरेक्टर्स है, कीवर्ड्स है, एसईओ रिलेटेड है आपका कि गूगल सर्च इंजन उसे किस प्रकार आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। तो मेटाडाटा आपको जो है जब भी कोई वेबसाइट हम होस्ट करते हैं तो उसका मेटाडाटा आप लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट डज़ अ सर्च इंजन डू? तो हमारा जो सर्च इंजन है वो क्या करता है? तो सर्च इंजन का कार्य होता है इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन को क्रॉल और इंडेक्स करने का आपका होता है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट एचटीटीपी मेथड? देखो गेट है, उसके अंदर जो डाटा आपका यूआरएल के थ्रू जाता है और वो विज़िबल होता है, जो भी आप फॉर्म में डेटा सबमिट करोगे वो सारा का सारा डाटा आपका विज़िबल होगा यूआरएल के अंदर और पोस्ट में ऐसा नहीं होता।
तो ये आप जो है यहाँ पे ध्यान रखोगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड? देखो फ्रंट एंड क्या होता है, किसी वेबसाइट का वह हिस्सा जिससे क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है और बैक एंड में नहीं कर सकता। तो फ्रंट एंड क्या है, यूज़र फेसिंग इंटरफेस, और बैक एंड क्या है, सर्वर साइड आपका लॉजिक हैंडल करता है आपका यहाँ पे, ठीक है? तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा जो है रिपीट होते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।